क्या वाकई महाजर कौम जो है वो अपनी शनाख्त खोती जा रही है? हमने इनको रहने की जगह दी थी और इन्होंने तो हमारे ऊपर ही कब्जा कर लिया। डिग्रियों का था कॉन्वोकेशन सिंध यूनिवर्सिटी में। बेगम राना लियाकत अली खान गवर्नर थी, चांसलर की हैसियत से उन्होंने डिग्रियां देनी थी। उन्होंने कहा हम तो इनसे डिग्री लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उर्दू स्पीकिंग थी। झगड़ा सिर्फ प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिलों का था और मुलाजमतों का था। ये दो झगड़े थे। तय हो गया कि 10 साल के लिए जहाँ कोटा सिस्टम होगा और शहरी इलाकों को 40% मिल जाएगा। एमक्यूएम की जो पैदाइश हुई कोटा सिस्टम की ही मरहून मिन्नत थी। एमक्यूएम आज भी 50 साल पुरानी कोटा सिस्टम कर रही है, जबकि ये काफी दफा बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए। ये चीजें खत्म हो सकती थी। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने खुद कहा कि सिंध सेक्रेटेरिएट में सिंधी के अलावा कोई और नजर नहीं आता। इतने साल गुजरने के बाद भी हमारे उर्दू स्पीकिंग लोग महाजर ही क्यों कहलवाते हैं? ताहयात खुद को महाजर कहलवाते रहे। तो सिंधी मानता नहीं ना आपको। हुक्मरान तबका जो है उसने इनको सुझाया है, आप मुकामी आदमी नहीं है, आप डिफरेंट आदमी हैं, आप दूसरी लाइन लगाएं। इस वक्त कराची में उर्दू स्पीकिंग्स के लिए आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात है? नौजवान वो ज्यादा फॉलो कर रहे हैं इमरान खान को। अल्ताफ हुसैन का हिमायती आज भी मौजूद है। अल्ताफ हुसैन का हिमायती ये वाली एमक्यूएम जो है इससे ज्यादा है। मुमकिन है कोई नया बंदा उभरे जो इनको लीड करे और निस्बतन बेहतर रिजल्ट दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रफ्तार पॉडकास्ट। एक ज़माना था कि पाकिस्तान में महाजर कौम को सबसे ज़्यादा लिटरेट कौम समझा जाता था, पढ़ी लिखी कौम थी। सियासत में उनकी नुमाइंदगी को बहुत अहमियत दी जाती थी। महाजर कौम का जिक्र आते ही जहन में बहुत से अच्छे ख्यालात और बातें आती थी, मगर अब ऐसा क्या हुआ है कि महाजर कौम आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि अपनी शनाख्त खोती जा रही है। आज की पॉडकास्ट में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सोहेल दानी साहब। सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। सोहेल भाई के बारे में बताता चलूँ, 45 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है, राइटर भी हैं और एमक्यूएम को कवर करते रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन से राब्ते में रहते थे जब अल्ताफ़ भाई जो है वो कराची की पॉलिटिक्स में इन होते थे। तो आइए शुरू करते हैं। सोहेल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सोहेल भाई, आज हमें बात करनी है कि आखिर सिंध के कराची के महाजरों के साथ हुआ क्या। पहले जो मैंने अभी इंट्रो में बताया कि बहुत सी अच्छी यादें जुड़ी हुई थी, अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता था, बहुत सी कामयाबियां थी। तो अब ऐसा क्या हुआ है? क्या वाकई महाजर कौम जो है वो अपनी शनाख्त खोती जा रही है? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है, देखें ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस वक्त आज़ादी पाकिस्तान में मिला, इस पर बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। जब पाकिस्तान बना था तो ये इनका बैकग्राउंड था, ये हिंदुस्तान के उन इलाकों में से आए थे जहाँ तालीम आम थी, इनके बड़े जो थे, तो ये यहाँ पर आए। फिर सिविल सर्विसेज के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में थे यहाँ पर, तो वो भी गिरफ्त इनकी थी। फिर यहाँ पर उस ज़माने में तो मैं समझता हूँ जो ख़राबी पैदा हो रही है पूरे उसमें, आप इसको उससे लिसानी उससे हटा लें, कौम परस्ती से भी अगर अलग कर लें, तो भी उसको दूसरे एस्पेक्ट में भी देखें, तो जो मेरा ख्याल में जो ख़राबी पैदा हुई वो तो एक तो ये हुई कि हम लोग सच्चाई को ना कबूल करते हैं, ना सच बोलने के आदी हो गए हैं, बल्कि हम हमेशा 2 नंबरी वाली बात है, मुनाफ़क़त बहुत ज़्यादा है हमारे पूरे सिस्टम के अंदर। तो एक तो ये ख़राबी पैदा हो गई कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद है। पहली बात तो ये। जहाँ तक आपने महाजर की बात की कि उर्दू स्पीकिंग को आप कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान से लोग आए थे, यहाँ आबाद हो गए थे सिंध के शहरी इलाकों में, ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद में, तो उसमें अब आज की जो सूरत हाल है उस पर जाएँ, हम बैकग्राउंड में बाद में जाते हैं, उसमें जाएँ तो मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि ये अपनी शनाख्त खोते जा रहे हैं। होता ये है कि इनके साथ भी कुछ जो दूसरी कौमियतें हैं उन्होंने इनको ये बावर कराया कि आप जो है ज़रा से हमसे अलग हैं। ख़ास तौर पे जब 70 के बाद से ये प्रॉब्लम ज़्यादा एक्यूट हुआ। अच्छा, उस वक़्त ये बिल्कुल अपनी जगह सही है। जब हम बात करते थे तो यह पता चलता था कि जनाब ज़्यादातर लोग सिविल सर्विसेज के अंदर ये थे, बड़ी अच्छी अहम ओहदों पे ये थे उर्दू स्पीकिंग। तो ये जो यहाँ लोकल लोग थे, मुकामी लोग थे, जो सिंधी बोलते हैं, जिनको सिंधी कहते हैं, ज़ाहिर है सिंध था तो वो लोग लोकल लोग थे, वो यहीं के रहने वाले थे। उनको भी शिकायतें उस वक़्त पैदा हुई कि जनाब इन्होंने शायद हमने इनको रहने की जगह दी थी, मतलब उनके वर्जन के मुताबिक, कि और इन्होंने तो हमारे ऊपर ही कब्जा कर लिया। तो यहाँ से टकराव की कैफियत पैदा हुई। वहाँ पर ये 70s में? जी 70s से पहले शुरू हो गया था। ये एक वक्त वो था
जब हैदराबाद में आप यूँ समझ लें कि पहला जो ख़ास तौर पे 67 की बात है शायद ये, उस वक़्त हैदराबाद में एक कमिश्नर होते थे जो आईसीएस ऑफ़िसर थे, मसरूर हसन उनका नाम था। तो उनके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चली जनाब, उसकी बुनियाद ये थी कि मसरूर हसन साहब ने उस वक़्त सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे हसन अली अब्दुर्रहमान। तो उनके अयूब खान के दौर में उनकी काफ़ी से थी। तो मसरूर हसन ने कहीं उनकी कंप्लेंट्स वगैरह वो वहाँ से उनको हटा दिया गया सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से। उस पे भी एक रिफ्ट पैदा हुई और वहाँ से फिर ये हुआ कि इससे जो सिंधी कौम परस्त वाले लोग थे, उसमें मैं नहीं कहता कि ये मौजूदा लोगों का उससे ताल्लुक़ है, लेकिन आप अगर डांडे जोड़ें तो वो थे जो काबू किया हुआ था उनको, वो साईं जीएम सैयद ने, जीएम सैयद के पैरोकार समझ लें वो थे। और वो समझते थे कि उनके साथ ज़्यादती हुई और उनका दायरा बड़ा महदूद था। जामशोरों से लेके आप समझ लें दादू या लाड़काना तक, और फिर ये सिंध यूनिवर्सिटी उनका गढ़ था, जहाँ से ये शुरू हुआ गड़बड़। तो बहरहाल वो तो एक तारीख़ है कि वो किस तरीके से हुआ। फिर इस तरह से भी हुआ, लोगों ने देखा कि एक वक्त वो आया कि जब सिंध यूनिवर्सिटी में, ये भुट्टो साहब का दौर है 70 में, पहले तो हुआ ये जो था लैंग्वेज बिल पास हुआ, मुमताज़ भुट्टो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, लैंग्वेज बिल पास हुआ, वहाँ झगड़ा इसने ज़रा शिद्दत इख्तियार की। जब ये कहा गया कि उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, ये जनाब यहाँ पर रिफ्ट पैदा हुई। उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो वक्त है जब लाड़काना से उर्दू स्पीकिंग की इतनी बड़ी माइग्रेशन हुई जिसका कोई नहीं था। फिर क्या लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी? लड़ाई शुरू हो गई थी, वो घर छोड़ के भागे वहाँ से। ये इस क्या सिंधी और महाजिरों की लड़ाई थी? सिंधी महाजिर की लड़ाई थी, लेकिन वो सिंध के, अच्छा ये क्योंकि वो उनका, मैंने आपको बताया कि उनका इन्फ्लुएंस जो था वो वहाँ तक मौजूद था सिंध यूनिवर्सिटी में या उन इलाकों में जो ये वाली पट्टी थी, ख़ास तौर पे ये जामशोरों से लेके लाड़काना और जाकाबाद वगैरह की ये वाली पट्टी। इस पे भुट्टो साहब आए। खैर भुट्टो साहब ने उस मामले को बहुत खुश असलूबी से निपटाया कि उन्होंने ले जाके इन लोगों को, महाजिर और सिंधी दोनों के नुमाइंदों को ले गए, वो इस्लामाबाद बुलाया और इस्लामाबाद में ले जाके उन्होंने इन लोगों की कंप्रोमाइज़, और ये हुआ कि भाई 40% शहरी इलाका और 60% दही इलाका। अच्छा, उसके पीछे लॉजिक ये थी कि जनाब वहाँ पर तालीमी झगड़ा सिर्फ तालीमी प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिलों का था और मुलाजमतों का था। ये दो झगड़े थे उस वक़्त, वो जो बाद में बढ़ते हुए यहाँ तक आए। तो उस वक़्त क्या हुआ, ये मामला तय हो गया कि 10 साल के लिए जनाब कोटा सिस्टम होगा और शहरी इलाकों को 40% मिल जाएगा। भुट्टो साहब ने बड़ी चाबुकदस्ती से इस मामले को वहाँ पर सॉल्व करा दिया। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था कि इससे पहले जब याह्या खान के दौर में, जब याह्या खान बरसर इख्तियार आए, मार्शल लगाया 69 में, तो उस वक़्त पाकिस्तान, ये मगरबी पाकिस्तान 1 यूनिट था। मगरबी पाकिस्तान सिर्फ एक था, इसमें सूबे ने वो हो गए थे 56 के आइन में थे सूबे, लेकिन इन्होंने अयूब खान ने आके इनको 1 यूनिट कर दिया था। याह्या खान ने 1 यूनिट जब किया तो उस वक़्त ये बहस हुई थी, उस वक़्त ये बहस चली थी कि क्या कराची को सिंध से अलग किया जा सकता है। याह्या खान ने इस पे प्रपोजल्स भी लिए थे, लोग जाके मिले भी थे उनसे, उन्होंने मुख्तलिफ, लेकिन बिल आखिर ये तय हुआ कि नहीं जी, कराची को इसका कैपिटल होना चाहिए। और जो था पाकिस्तान का कैपिटल पहले ही अयूब खान ले गए थे 60s में वहाँ पर इस्लामाबाद, तो वो तो कराची इसको बन गया। खैर ये तो सेटलमेंट हो गई थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ये था कि महाजिर ये समझते थे कि जनाब उनको इस बिल से, जबकि वो बिल को अगर पढ़ें तो वो उसमें ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये था कि मुमताज़ भुट्टो साहब ज़रा हार्ड लाइनर थे इस मामले में, तो उनकी बयानात और उस वक़्त के हालात से ये काम ख़राब हुआ और ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। फिर एक वाक़या इसके अलावा भी हुआ, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो जो था वो उसका घर था। ये इत्तेफाक है कि हम लोग उस ज़माने में 70s में, मिड 70s में सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो वहाँ पर ये झगड़े काफ़ी आम थे। ये जी सिंध के और महाजरों के, वो कहते थे कि जनाब ये तो हमारी राजधानी है। एक वक्त वो आया कि इन्होंने कहा, जो जीएम सैयद के पैरोकार थे जी सिंध वाले,
इन्होंने कहा कि जनाब हम डिग्रियों का था कॉन्वोकेशन सिंध यूनिवर्सिटी में, इन्होंने कहा कि जनाब हम तो यूनिवर्सिटी में बेगम राना लियाकत अली खान गवर्नर थी, चांसलर की हैसियत से उन्होंने डिग्रियां देनी थी। उन्होंने कहा कि हम तो इनसे डिग्री लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उर्दू स्पीक ये उर्दू स्पीकिंग थी, तो इनसे तो हम डिग्री लेंगे ही नहीं। तो उन्होंने बेगम राना लियाकत अली खान भी बड़ी ज़रा अपने अपने उसके मिजाज की एक ही थी। तो उन्होंने कहा कि जनाब अगर मैं डिग्रियां मैं मुझसे नहीं लेनी उन्होंने, तो मैंने दस्तखत नहीं करने। अब यूनिवर्सिटी में डिग्रियों पे अगर चांसलर के दस्तखत नहीं होंगे तो कहाँ से मिलेगा। खैर वो बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ उस वक्त, वो चंद रोज़ का मुझे अच्छी तरह याद है। तो फिर भुट्टो साहब ने ख़ास तौर पे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा को, जो वज़ीर तालीम थे, वफाकी वज़ीर तालीम थे, वो और बेगम नुसरत भुट्टो खुद आई कराची रश करके, और फिर वो बेगम राना लियाकत अली खान को वहाँ लेके गई उस कन्वोकेशन में। वो कन्वोकेशन हुआ और उसमें भी एक प्रॉब्लम हुआ कि वो आपस में बड़ा कशीदगी थी, और उसमें एक थप्पड़ मार दिया किसी ने किसी को, और फिर एसपी को हार्ट अटैक हो गया और ये हो। अच्छा सुहेल भाई, मुझे एक बात बताएं, अभी आपने कहा कि ये सिंध में जो कोटा सिस्टम आया था और उर्दू स्पीकिंग और सिंधियों की आपस की रजामंदी के बाद आया, और वो 10 साल के लिए आया। जी तो अब तो इसको तकरीबन शायद 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। जी। तो फिर ये अब तक ख़त्म क्यों नहीं हो सका? अच्छा, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। देखें, इस कोटा सिस्टम ने, असल में ये कोटा सिस्टम में एमक्यूएम की जो बर्थ हुई, एमक्यूएम की जो पैदाइश हुई, वो कोटा सिस्टम की ही मरहून मिन्नत थी। कोटा सिस्टम एक ऐसी चिंगारी थी जो भड़क रही थी, और लोगों के दिलों में था कि जनाब, अच्छा यही जब बाहमी रजामंदी से तय हुआ है तो फिर चिंगारी क्यों थी? चिंगारी इसलिए थी कि वो कहते थे कि जनाब इसमें इनको जो है वो मिल नहीं रहा है, हक नहीं मिल रहा, नौकरियों में नहीं मिल रहा। वजह ये होती थी कि जो वहाँ पहुँचते थे, जो हुकूमत में होते थे ज़्यादातर, वो पीपल्स पार्टी बाद में आ गई हुकूमत में, ज़ाहिर है भुट्टो साहब का दौर था। तो उसमें उनको, महाजरों को ये शिकायत पैदा होती चली गई कि ना हमें वो उस तरह से मेरिट के ऊपर, मतलब वो 40% हमें शहरी इलाकों को मिल रहा है। बल्कि उसमें मैंने बेनज़ीर साहिबा से भी पूछा कि ये कोटा सिस्टम था, आपके ख्याल में ये मुनसिफाना था या नहीं? उन्होंने कहा देखें, मसला ये है कि जो आप लोग कराची में कॉलेजेस हैं, उसमें जो सहूलतें मौजूद हैं, उन्होंने आदम जी और डीजे कॉलेज का मिसाल दी उस वक़्त, बहुत ये बात की बात बता रहा हूँ। तो वो उनके ज़हन में किस तरह से था ये। तो उन्होंने कहा जनाब उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, आप लोगों के पास अच्छी लेबॉर्ट्रियाँ हैं, अच्छे उस्ताद हैं, तो हमारे पास अगर आप कहते हैं कि वो ठट्टा का बंदा जो है वो सेकंड क्लास भी एडमिशन लेता था, तो वो किस तरह से, तो वो कहने लगे कि वहाँ पर जो फैसिलिटी है वो बहुत कम थी, तो उसको मैच करने के लिए रखा गया था। ये आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मैच करना ही था, मैंने उनसे पूछा था कि ये मैच करना था तो 10 साल में कर लेना चाहिए था मैच। और फिर उसके अंदर मैंने फिर आपको वही बात करूँगा कि वजह ये थी कि आपस में बोल सब रहे थे कि ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। हमने एक ज़ाब्ता अखलाक भी बना लिया, एक जो कहते हैं किसी को कि फार्मूला बना लिया कि जिस तरह से होगा, लेकिन उसमें भी डंडी मारी गई। महाजरों ने कहा कि जनाब हमें डंडी मार रहे हैं और हमें नौकरियां नहीं दे रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी के पूरे दौर में 70s में, जबकि बज़ाहिर भुट्टो साहब ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसमें वो जिससे आपको जाहिर हो कि वो कोई उन्होंने बहुत कोई तासुब, लेकिन उनके नीचे के जो लोग थे उस पर नौकरियों में प्रॉब्लम आया बहुत। अच्छा, वो प्रॉब्लम जो था वो उसके ज़िया-उल हक का जब दौर आया, तो ये वाला जो आप कोटा सिस्टम का क्या, उस वक़्त भी ये बात हुई कि कोटा सिस्टम को, लेकिन ज़िया-उल हक ने क्या किया, वो ख़त्म कर सकते थे बहुत आसानी से। लेकिन उस वक़्त क्या हुआ कि ये जो ना इन्होंने कहा कि ज़िया-उल हक ने कहा कि क्योंकि भुट्टो साहब के उनके फांसी हो गई थी उनको, और उसके ख़िलाफ़ भुट्टो साहब के जितने मुखालफिन थे वो ज़िया-उल हक के करीब आ गए थे। तो वो भी उन्होंने भी अपनी एक यूँ समझ लें कि मसलहत के तहत उन्होंने कहा कि जनाब ये कोटा सिस्टम चलना चाहिए ताकि सिंध में अनरेस्ट ना हो इस पे। अच्छा, जब भी कोई इस तरह की बात होती थी, कोई इस तरह की चीज़ उठती थी, नवाब मुज़फ़्फ़र हुसैन ने ये बातें उठाई कि जनाब कोटा सिस्टम को यूँ कर दिया जाए और इसमें नाइंसाफ़ी हो रही है, ये हो रहा है। लेकिन वो इसी वजह से वो नहीं हुआ। ज़िया-उल हक के दौर में भी वो काम चलता रहा कि वो उन्होंने कहा कि नहीं, और उस वहीं पे से बर्थ हुई वही चिंगारी जिसको मैं कहूँ शोला बन गया, और वो एमक्यूएम की सूरत में ज़ाहिर हुआ कि वो कोटा सिस्टम थी बुनियादी तौर पे। जो महाजरों की एहसास महरूमी का जो अंदाज़ था, जो वो था, वो ज़ाहिर हुआ अल्ताफ़ हुसैन की बर्थ से।
MQM की, और MQM कराची यूनिवर्सिटी से PMSO के साथ ही वो कराची की गलियों में दाखिल हुई और फिर वो MQM की सूरत बन गई। तो MQM बनने के बाद भी कोटा सिस्टम तो चलता रहा, चल रहा है, अभी चल रहा है। फिर अंदाज़ा लगाएं, MQM की बात सुने कि 50 साल आप कह रहे हैं कि हो गए उस काम को, कि जनाब वो कोटा सिस्टम को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 50 साल बाद भी MQM आज भी 50 साल पुरानी कोटा सिस्टम कर रही है। कोटा सिस्टम इन्होंने किसी भी वक्त ये नहीं कहा, जबकि ये काफ़ी दफ़ा बहुत बार्गेनिंग पोजीशन में आ गए, बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए, ये चीज़ें ख़त्म हो सकती थी बैठ के। मैंने आपको बताया ना कि नीयतें असल में चीज़ें कागज़ों पे तो आ जाती हैं। सुहेल भाई, 2 बार ये कोलिशन गवर्नमेंट में रहे थे पीपल्स पार्टी के साथ, और उस वक्त इनकी इतनी पावर थी, मतलब अल्ताफ़ हुसैन खुद थे, तो ये चाहते तो कुछ भी करवा सकते थे, तो क्यों नहीं करवाया इन लोगों ने? देखिए, ये मसलियत का शिकार हुए, सारे के सारे मसलियत का शिकार हुए, कुछ दे और कुछ ले। इनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, नीयतें किसी की भी सही नहीं थी, वो ख्वाह इस तरफ से हों या उस तरफ से हों। ये रवैये जो थे, जो अमली रवैये जो थे, वो बिल्कुल मुनाफी थे उस बात के जो ये कह रहे थे। वो MQM थी या वो ये थे, उन्होंने इस सिलसिले में कोई नहीं किया। मुशर्रफ के दौर में ज़्यादातर इख्तियारात MQM के पास चले गए। ये इशरतुल इबाद साहब का दौर है, तो ज़्यादातर इख्तियारात गवर्नर साहब के पास आ गए थे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी जो आप कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और उसका अच्छा, फिर ये शिकायत आम हो गई, अच्छा, ये नहीं था कि महाजरों ने ये कहा या उर्दू स्पीकिंग्स ने ये कहा कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती हुई। ये बड़ा विजिबल हो गया था, विजिबल इस तरह हो गया था कि आप अगर ये कहें कि नहीं जी, आप बाद दफ़ा तो इश्तहारात में ये चीज़ें आने लग शुरू हो गई कि जनाब कराची, हैदराबाद और सक्खर के लोग अप्लाई ना करें इसमें। हाँ, वो बेशुमार दफ़ा इश्तहारात के अंदर जो अखबारात में इश्तहार शाये हुए, उसमें ये लिखा हुआ था स्पेसिफिक तरीके से कि इसमें ये नहीं शामिल हो। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी थीं कि जिनको उसी वक्त स्पेसिफाई जो आप कह रहे हैं कर लेना चाहिए था, उनको उनसे निपट लेना चाहिए था या उनको ठीक कर लेना चाहिए था, लेकिन MQM ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरी बात ये कि जो मसले मसाइल थे महाजरों के, उसकी तरफ भी उस तरह तवज्जो नहीं दी गई जिस तरह दी जानी चाहिए थी। बोलते रहे, मैंने आपको कहा ना, कहा सब ने कि जनाब ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, वो गलती हो रही है। वो उस तरफ से, दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसे कैसे, हम तो इनको गले लगाते हैं और ये तो हमारी पार्टी में शामिल है, लेकिन ऐसा था नहीं। तो क्या MQM ने और उनके रहनुमाओं ने कोटा सिस्टम जो ख़त्म नहीं हुआ, क्या माली फ़वाइद हासिल किए? इसमें देखें, अपनी रियायतें भी हासिल की, और मैं ये कहता हूँ कि बल्कि उससे आगे बढ़कर इनके वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं इन लोगों के, ये आपस में सब मिले हुए होते हैं। ये अपने, मुझे तो ये अंदाज़ा हो गया कि सच कोई भी नहीं बोलता, ना सच कबूल करता है, ना सच बोलता है, ना सच सुनता है। ये सब अपने अपने मफादात के असीर हैं सारे, वन टू ऑल। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिस अब उसकी मिसाल आप देखें, उसकी मिसाल आप ये देखें कि कराची जैसा शहर जो पाकिस्तान का 62-63% रेवेन्यू देता है, उस शहर का आप आज हाल देख लें। यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन महाजरों की है ना, उर्दू स्पीकिंग ही ज़्यादा रहते हैं ना कराची में या हैदराबाद में, लेकिन इन शहरों का हाल देखें। कराची का अगर ये हाल है, तो आपको क्या लगता है कि ये महाजरों के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, ये जानबूझ के बैकवर्ड रखा जा रहा है? देखिए, उसके महाजरों की उसका मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये कहना तो बिल्कुल कोई अगर ये कहता कि नहीं जी हम तो उसी पे कर रहे हैं और मेरिट है और 40% इनको मिल जाता है, ऐसा नहीं है कुछ भी। आप सिंध सेक्रेटरीट चले जाएं, कहीं चले जाएं, जो उर्दू स्पीकिंग है उसको उसके कोटे के मुताबिक कहीं भी नौकरी, किसी भी डिपार्टमेंट में उस तरह की नौकरियां नहीं मिली। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। बल्कि इवन प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एक वक्त वो अपने खुद कहा कि सिंध सेक्रेटेरिएट में कोई और सिंधी के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। मतलब ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं नहीं कह रहा, ये प्रेसिडेंट कह रहा है मुल्क का। तो अब हम अंदाज़ा लगाएं, मैं ये नहीं कहता कि उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ इंसाफ होना चाहिए। अब इस हद तक अगर ना इंसाफ़ी हुई है इन लोगों के साथ, उर्दू स्पीकिंग सब, ये होता ही है कि जब आप कहेंगे ना, आप कहेंगे तो आप किसी से भी बात कर लेंगे पीपल्स पार्टी के, वो कहेगा नहीं जनाब ये तो गलत बात कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो, हमारे तो भाई हैं वो, हम तो साथ रह रहे हैं फलाना। लेकिन ऐसा है नहीं। जब मौका आता है तो वो एक सिस्टम बना हुआ है,
उसके तहत ही वो बंदे उस तरह से पढ़ते। फिर वो होता ये है कि एक आदमी ठट्टा कर, देखिए मैंने ये बात पहले भी कही थी कि बंदे जो हैं वो रह ठट्टा रहे हैं, दादू रह रहे हैं, जैकबाद रह रहे हैं, फिर वो कराची आते हैं। कराची का डोमिसाइल सिंध में सबसे आसानी से अगर आप डोमिसाइल बनवाना चाहें तो कराची का डोमिसाइल बन जाता है। वो कराची का डोमिसाइल बनवाते हैं, कराची के डोमिसाइल पे कराची के कोटे के भी वो सीटें ले जाते हैं। अगर वो ठट्टा का डोमिसाइल बनवा के लाएं और वहाँ से लें तो उनका उनका हक है, ठीक है जी, 60% उनका है, वो ले लें। लेकिन वो ये नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई ताज्जुब वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन जो शिकायतें हैं उसको किसी भी वक्त में नेक नियति के साथ, सच्चाई के साथ ख़त्म करने की कोशिश नहीं की गई। इसमें सब ने अपने अपने दाव पेच लगाए, हर एक ने अपने मफादत वेस्टेड इंटरेस्ट थे। और इसीलिए देखें कि एक तरफ MQM ने जो थी वो उतनी पॉपुलर नहीं रही जितनी वो थी, लोगों को जो तवक्कुआत वाबस्ता थी उसके साथ वो नहीं वो कर सकी। वो बीच में छोड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ शुरली या तमाशे करते रहते हैं कि जनाब ये कर लो, वो कर लो। सेंसर, अब सेंसर देखें कराची में, कराची आप अगर उस तरह आ जाते हैं, वो कराची की महरूमी को एक वो है, जबकि कराची में इस वक्त बहुत सब लोग आ गए हैं। पाकिस्तान में रहने वाली जितनी भी कौमियतें हैं सब कराची में बसती हैं और बड़ी तादाद में बसती हैं। पठान सबसे ज़्यादा मतलब तादाद में यहाँ पर हैं, पेशावर से ज़्यादा पठान कराची में रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है रहेंगे, और वो हम तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के पठान वो काम कर रहे हैं जो और कोई नहीं करता। मतलब कराची जो आपको कंक्रीट का शहर नज़र आ रहा है वो पठान उसमें उनमें उनका कंट्रीब्यूशन है। पठान ट्रांसपोर्ट पे हैं, पठान दूसरी चीज़ों में। लेकिन आप उस पे ये नहीं कह सकते कि वो कोई आपको हक मार रहे हैं। जब सरकारी मुलाजमतें या दाखिले होते हैं, अभी एक MD कैट का वो इंटरमीडिएट के इम्तिहानात हुए, मैं उसके ऊपर आता हूँ सुहेल भाई। जी सुहेल भाई, पहले मुझे ये बताएं, ये एक इम्प्रेशन क्यों बन गया है कि मतलब महाजर कौम का जो नौजवान है उसको नौकरी ही चाहिए। मतलब अभी आपने पठानों का जिक्र किया, पठान कौम का जिक्र किया, वो तो डिफरेंट कारोबार छोटे मोटे करते हैं, तो महाजर कौम के नौजवान नौकरी की ही तलाश में क्यों हैं? इसकी क्या वजह है? चले ये बात मानते हैं कि पीपल्स पार्टी ज्यादती कर रही है, कोटे के मुताबिक भी नहीं दे रही, गलत है, मगर ये भी तो एक वो है कि अगर तो हमें कोई दूसरा रास्ता भी तो देखना है ना, कोई अच्छा देखें कारोबार में। इसमें इसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें ये लोग इतने मायूस हो गए हैं, जो उर्दू स्पीकिंग हैं जिनको आप महाजर कह रहे हैं, ये इतने मायूस हो गए हैं महाजर कि ये अब सोच भी नहीं रहे कि इनको सरकारी नौकरी मिलेगी। आप देखें ज़रा कि अप्लाई जो कर रहे हैं CSS के अंदर और मुख्तलिफ नौकरियों में, जो छोटी मोटी नौकरियां होती हैं वो सरकारी नौकरियां, उनके अंदर ये अप्लाई मतलब अगर इसलिए नहीं कर रहा है कि इनका होगा ही नहीं। मतलब ये बड़ा ख़तरनाक साइन है कि आप ये सोचें कि नहीं मेरा तो कोई हक ही नहीं बनेगा, जहाँ मैं करूँगा भी अप्लाई तो मेरा नहीं होगा, तो इसके मतलब आप बिल्कुल सरेंडर कर गए हैं। तो अब इनकी पोजीशन ये है कि ये बहुत ही रेयर आ जाते हैं। और इसमें भी आप देखें कि जितनी भी नौकरियां थी इन्होंने जो दी, MQM वगैरह ने जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में दी, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो कराची के मुख्तलिफ सिविक इदारे हैं उसमें भी सिंधी बड़ी तादाद में आ गए। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं आने चाहिए, वो आने चाहिए, लेकिन ये एहसास महरूमी इनके अंदर जो पैदा हो रहा है वो ये पैदा हो रहा है, और उसका नतीजा ये है कि अब ये लोग दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। आपने कहा कि ये वो काम क्यों नहीं करते, देखिए हर एक का अपना नेचर है काम करने की, कि कोई कैसे कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो अब इनको जो हाथ पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तो सरकारी मुलाजमतें तो इनको मिल नहीं रही, तो ये यहाँ से निकल रहे हैं। जो पाकिस्तान से जो इस वक्त वो हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से लोग पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं, उसका आप इस तरह देख लें कि अगर कभी भी आप ये बाइकिया वाले हों, फूड पांडा वाले हों, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन लोगों को आप कभी रोकें, उनसे 10, 15, 20 लोगों से इंटरव्यू करें, तो उनसे पूछें आप कि ये आप क्या सूरत हाल है, तो वो बताएंगे कि अब किसी ने MA किया हुआ है, कि कोई ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे नौजवान, वो ये कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल मायूस हैं वो। अच्छा, फिर जो हाथ पैर मार के बाहर जा रहे हैं, उसमें भी मैंने देखा कि इमिग्रेशन की कुछ फिगर्स ली, उसमें भी ये लोग बहुत ज़्यादा हैं जो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो बाहर निकलने की पूरे पाकिस्तान में से कोशिश हो रही है, और तकरीबन लाखों लोग निकल गए हैं पिछले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान से। तो जिस मुल्क के अंदर इतने बड़े तादाद में ब्रेन ड्रेन हो रहा हो, लोग भाग रहे हो यहाँ से। अच्छा, पहले क्या होता था कि पहले जिनके पास वसाइल होते थे वो ये करते थे कि जनाब आप पढ़ने जाएंगे,
फैसल वहीद साहब पढ़ के और वापस आएंगे और यहाँ आके सर्व करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको 89 में जो डॉ मेडिकल कॉलेज का, कल मुझे एक दोस्त बता रहे थे, वो वहाँ अमेरिका में है, तो वो बता रहे थे मुझे कि 89 का बैच है जो डॉ मेडिकल कॉलेज से जो फारिगुल तहसील बच्चे नौजवान थे जो यहाँ से, उनमें से 80% नौजवान जो हैं वो अमेरिका और कनाडा में और यूरोप में सर्व कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में 65-70% अमेरिका में काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी वो बनाई हुई, और भी मतलब मैं तो ये 89 का तो स्पेसिफिक इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे उसकी फिगर बताई थी। अमली तौर पर आप किसी भी हुकूमत के आदमी से कहें पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं जी ये तो बात ही गलत कर रहे हैं, कि इस तरह की तो कोई बात ही नहीं है, जिस तरह से जिसको होता है हम तो मेरिट पे और वो कोटा सिस्टम और ये वो, इस तरह है नहीं। प्रैक्टिकली अमली तौर पे मैं आपको पहले बता दूंगा कि अमली तौर पे हम लोग, ये नहीं है कि वो उस तरफ से हो रहा है, यहाँ से भी गड़बड़ी हो रही है, जिसकी जहाँ दाव चल रहा है। अगर ये जब तक हम राह रास्त पे मतलब सीधे ट्रैक पे नहीं आएंगे उस वक्त तक नहीं होंगे। जो चीज़ हम तय करते हैं उसके ऊपर चलें तो मेरा ख्याल ये मसला रिजॉल्व हो सकते हैं। सर भाई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान बने तकरीबन 77-78 साल हो गए, और जाहिर सी बात है कुछ लोग उसी वक्त हिजरत करके आए, कुछ उसके बाद आए, कुछ पहले भी आए। तो इतने साल गुजरने के बाद भी हमारे उर्दू स्पीकिंग लोग महाजर ही क्यों कहलवाते हैं? क्या ये ताहयात खुद को महाजर कहलवाते रहेंगे? नहीं, मैं ये बताऊं आपको कि महाजिर ये नहीं कहलवा रहे हैं। देखिए ये नहीं कहलवाते, उसकी अब तो यहाँ 3 नस्लें पर 3 नस्लें पड़ गई। मेरा कोई वास्ता नहीं है हिंदुस्तान से, मैंने हिंदुस्तान कभी देखा ही नहीं है। मतलब हम भी अच्छे खासे मतलब महाजर ही क्यों? मतलब उधर आफाक देखें, महाजर नाम पर सियासत है, एमक्यूएम को भी महाजर के उस पर वोट चाहिए, तो मतलब क्यों? अच्छा, उसकी वजह यह है कि अब ये सुझाया, मतलब एक तो इनको सूझा, दूसरा सुझाया गया दूसरे लोगों की तरफ से, ख़ास तौर पर जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, और जो मुकामी लोगों ने नहीं कह सकते बल्कि हुक्मरान तबका जो है, अशराफिया जो है, उसने इनको सुझाया ये बात कि नहीं जनाब आप लोकल नहीं हैं, आप मुकामी आदमी नहीं हैं, आप डिफरेंट आदमी हैं, आप दूसरी लाइन लगाएं। जब इनसे बात करते हैं ना, मैं तो आपको न्यूट्रल बता रहा हूँ, मैं ना कोई तसब्बुब की ना कोई लिसानी झगड़े की बात कर रहा हूँ, ना कोई, मैं तो आपको बता रहा हूँ जो फैक्ट, वो जो सोच रहा है और वो जो सोच रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान से बहुत से लोग यहाँ सिंध में आए ना, हिंदुस्तान से हिजरत करके बहुत से लोग पंजाब में भी आके बसे रहे, ठीक है, मगर वहाँ के जो पंजाब में जो महाजरीन आए, जो महाजर बने, उनसे अगर आप आज बात की जाए वो तो खुद को महाजर नहीं कहते, वो तो फिर शनाख्त पंजाबी के नाम से बनाते हैं। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने पंजाब में वो आके जम हो गए, इस वजह से वो पंजाबी, वो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि ये हिजरत करके आए थे या हिजरत करके नहीं आए थे, या ये लोकल लोग थे, वहाँ महाजर लफ्ज़ नहीं मिलता इस वजह से। अच्छा, वहाँ कोई इस तरह का झगड़ा नहीं था कि कोई कोटा सिस्टम हो, क्योंकि ज़्यादातर कंसंट्रेट पानी के जहाज़ों से लोग आए थे, और ज़्यादातर लोगों ने अपना ठिकाना जो था, जो हिंदुस्तान से इस तरफ आए थे, वो पंजाब से जो आए थे वो तो उनमें जम हो गए। उनका तो आपको पहचान नहीं सकते, वो सब पंजाबी बोल सकते हैं। बल्कि पंजाब में तो पोजीशन ये है कि उर्दू जो है, उर्दू बड़ी फ़ख्र से बोली जाती है घरों के अंदर। मतलब ये तो इंग्लिश बोल लेंगे वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वरना उर्दू फ़ख्र से बोली जाती है। पंजाबी कम बोली जाती है वहाँ के नौजवानों के अंदर, आपस में जो बात करते हैं वो उर्दू में ज़्यादा बात करते हैं। तो अच्छा, वहाँ पर वो जम हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, हाँ, यहाँ वजह ये थी उसकी कि यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन शहरों में थी। ये 2-3-4 शहर जो थे, इसमें महाजिर उर्दू स्पीकिंग आके आबाद हुए, इन्होंने अपने कारोबार बनाए, ये किया वो किया। अच्छा, ये क्योंकि पढ़े लिखे भी थे ज़्यादा, उस वक्त कहा जाता था सबसे ज़्यादा कल्चर्ड लोग हैं ये। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं थे, वो दही इलाकों में कंसंट्रेशन थी उनकी, जो सिंधी स्पीकिंग थे, मुकामी लोग थे। इसमें कोई शक नहीं कि सिंधी बड़े मेहमान नवाज, बड़े ही अच्छे, उन लोगों ने उस वक्त वेलकम कहा, ये बिल्कुल ठीक है। GM सैयद से जब भी मैं मिलता था, बेशुमार दफ़ा उनसे मैंने मुलाकात हुई, यही बात बहस होती थी उनसे कि जनाब ये आपको हम पे क्या मुसीबत है कि आप हमारे ऊपर चढ़ दौड़े हैं। तो वो कहते थे बाबा तुम लोगों को हमने घर दिया रहने के लिए, तुम लोगों ने कब्जा कर लिया। महाजिर इसलिए कहते हैं कि महाजिर, ये महाजिर को नहीं कह रहे हैं, महाजिर दूसरे लोगों के अमली रवैये ने इन लोगों को अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए लफ्ज़ महाजिर दे दिया कि जो हमारे वालिदैन क्योंकि हिजरत करके आए थे इसलिए हम भी महाजिर हैं। अच्छा, फिर ये था कि वो जो आप कह रहे हैं कि पंजाब में क्यों नहीं महाजिर कोई कह रहा, कोई नहीं कह रहा, वो सब पंजाबी हो गए। यहाँ पर इनके साथ जो कुछ भी हुआ, जो उनके साथ सलूक हुआ बाद में,
उसने इनको मजबूर किया, उनको बताया गया कि जनाब आप ज़रा अलग, यू आर डिफरेंट, आप अलग हैं। ये वो सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ये सोच रहे हैं। आप किसी से पूछेंगे तो ये बताएगा आपको। वो मुहाजिर जिसको आप कह रहे हैं कि जो वहाँ से जिनके बाप दादा ने हिजरत की थी हिंदुस्तान से, और वो आज तक अपनी आईडी उन्होंने मुहाजिर क्यों रखी हुई है? तो मुहाजिर इसलिए रखी हुई है कि क्योंकि कोई शनाख्ती कार्ड, पंजाबी पंजाबी है, सिंधी सिंधी है, पठान पठान है, बलोची बलोची है। ये कहते हैं हम क्या हैं फिर, और हमें डिफरेंशिएट। सिंधी खिलवाने में क्या है? हैं? सिंधी खिलवाने में क्या है? तो सिंधी सिंधी मानता नहीं ना आपको, वो ये अच्छा। कहते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि सिंधी आपको सिंधी नहीं मानता। ये है कि उनका मुकदमा। अगर आप उनसे कहेंगे सिंधी से, जब आप बात करेंगे किसी उनसे, उस तरफ बात करें, पीपल्स पार्टी वालों से पूछें कि यार भाईजान, अच्छा पीपल्स पार्टी का तो समझ में आता है। देखें, पीपल्स पार्टी का ये तो बात समझ में आती है कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, या पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है, या पीपल्स पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो इंटीरियर सिंध है। असल पावर बेस, मैं नहीं कहता कि 70 के इलेक्शन में भुट्टो का पावर बेस पंजाब था। जाहिर है उसकी फैक्टर्स कुछ और थे, उसके फैक्टर्स ये लिसानी आपस में तफरीक नहीं थी। उसका फैक्टर भुट्टो का वो बयानिया था जो उन्होंने कहा कि मैं घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, या इंदिरा गांधी अब हमला कर तू तो हम तुझे देख लेंगे, वगैरह वगैरह। वो पंजाबी उस पर झूम उठता है जब इंडिया के साथ आप दुश्मनी का नारा लगाते हैं। ये 70 की बात बताऊँ, उस वक्त जो एक हवा थी, जो ट्रांस था, जो एक शहर बना हुआ था, तो भुट्टो उस शहर के अंदर, तो भुट्टो को ज़्यादा वोट पंजाब से मिला था, सिंध से नहीं मिला था उस वक्त। लेकिन 88 में बेनज़ीर भुट्टो को जो वोट मिला, वो लैंडस्लाइड मिली उनको, इंटीरियर सिंध तोड़ा के रख दिया उन्होंने, बड़े बड़े स्टालवार्ड्स गिरा दिए। वजह उसकी, एक तो भुट्टो की फांसी थी। लोगों ने कहा कि उस वक्त तो हम भुट्टो को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके, लेकिन आज हम उसको वोट देकर उसकी बेटी को कामयाब करेंगे। जाहिर है उन्होंने वोट दिया, खुल के वोट दिया। 88 और 90 की बात करो तो ये बिल्कुल सेपरेट बात है। आप जो कह रहे हैं, आप जब उनसे पूछेंगे, किसी भी उर्दू स्पीकिंग आदमी से पूछेंगे कि भाई तू अपने आप को मुहाजिर क्यों कह रहा है यार, तू भी सिंधी बन जा, इनके अंदर घुस जा, नहीं घुसने देंगे वो आपको अपने उसमें। हाँ, वो उसका जो बयानिया होगा वो ये होगा कि वो हमें अपनी लाइन में नहीं आने देंगे, बल्कि कहेंगे आप अपनी लाइन अलग बनाएं। एमक्यूएम ने महाजर कौम के लिए क्या किया? कोई 2 या 3 अचीवमेंट आप बता सकते हैं? देखिए, अल्ताफ हुसैन का हिमायती आज भी मौजूद है, और अल्ताफ हुसैन का हिमायती जो है वो ये समझता है, अल्ताफ हुसैन का हिमायती, ये वाली एमक्यूएम जो है इससे ज़्यादा है। ये बता दूं मैं आपको, अच्छा। वो कम है या ज़्यादा है, मगर इनसे ज़्यादा है। अच्छा जी हाँ, इनकी तो पॉपुलैरिटी आपको पता ही है है। ना, हाँ, इनसे ज़्यादा है। ये मैं ये नहीं कहता कि अल्ताफ हुसैन कोई वैसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो भी है हासिल क्या करके दिया महाजर कौम हाँ, को? अल्ताफ हुसैन ने, मेरा ख्याल में, अगर किसी से उसके हिमायती से भी पूछेंगे उनके कि अल्ताफ साहब ने क्या किया हमारे यहाँ पर, तो वो आपको बताएगा कि अल्ताफ हुसैन ने महाजिर को एक आईडी दी, आइडेंटिटी दी, एक शनाख्त दी कि जनाब ये महाजिर है, और उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया। मतलब ये आम महाजिर ये बताएगा। लेकिन क्या अल्ताफ हुसैन ने उस महाजिर की खुशहाली, उसके तरक्की, उसके लिए मुलाजमतें, उसके लिए दाखिले, उसके लिए ये सारी चीज़ें मुहैया की, सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम क्या मुहैया किया? तो जवाब नेगेटिव है। मैं आपको उसकी एक मिसाल बताता हूँ कि अब आ जाए कराची पे ना, तो कराची में 1970 में एक बड़ा हॉस्पिटल बना, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। 50 साल हो गए जनाब, 50 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। उसके बाद कराची में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना है। आप कह दें पलियारी में फलाना बन गया, फलाना बन गया, फलाना बन गया, लेकिन बड़ा हॉस्पिटल, बड़ी कोई, जबकि हर टाउन में एक हॉस्पिटल होता है। ये हमने बाकायदा, एक साहब थे लतीफ़ इब्राहिम जमाल साहब, उन्होंने एक बाकायदा एक ब्लूप्रिंट बना के दिया था। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को बनाया और उसको चलाया, और वो उसको मतलब उसमें उसको बहुत बड़ी तादाद में फंडिंग की। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास मेरे जाना हुआ, तो उन्होंने भी एक बाकायदा एक ब्लूप्रिंट बनाया था कि अल्ताफ साहब क्या कर सकते थे। जब मैं उनके ब्लूप्रिंट को देखता हूँ, बाद में मैंने फिर वो उधर उनको बताया भी कि ये इस तरह से चीज़ है, हम आप कर सकते हैं। अब आप देखें अल्ताफ हुसैन साहब का, मैं नेगेटिव वाली बात नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक दफ़ा क्या हुआ कि हैदराबाद में बहुत यूनिवर्सिटी होता है कि शहरी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में नहीं है। हैदराबाद में शहरी यूनिवर्सिटी नहीं, और हैदराबाद के लोगों का ये मुतालबा है, किसी भी नौजवान से आज भी पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि मुलाजमतों का तो रोना रोते ही हैं,
लेकिन वो ये भी रोना शुरू कर देगा कि जाने यूनिवर्सिटी नहीं है, मस्जिद जामशोर जाओ तो वहाँ का ये माहौल है, फलाना है, ढमकाना है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब से हमने कहा कि जनाब आप कह रहे हैं कि आपको सिंध यूनिवर्सिटी, आप बाद में फिर मलिक रियाज वगैरह ने कहा कि जनाब आप बताएं कि किधर बनानी है यूनिवर्सिटी, हम बना देते हैं यूनिवर्सिटी। मैंने कहा आप किसी से भी ना मदद लें, अल्ताफ़ साहब से मैंने कहा आप किसी से मदद ना लें, आप तो एक दिन किसी चौराहे पे खड़े हो जाएं, सुबह खड़े हों, शाम तक अल्ताफ़ हुसैन को इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो कराची हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बना सकता है। एक वक्त वो भी था अल्ताफ़ हुसैन का, जब लेट 80s में। तो लेकिन वो नहीं किया गया। देखें अल्ताफ़ हुसैन तो खैर इतना कुछ कर सकते थे कि आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। मतलब कराची का नक्शा ही बदल जाता, बल्कि वो पूरा पाकिस्तान उनके पीछे लग जाता कि यार कुछ देखो तो कराची देखो। बल्कि एक यहाँ तक हुआ कि अल्ताफ़ हुसैन ने एक दफ़ा सफाई का वो मुहिम की बात की कि जनाब झाड़ू लगाएं, सब सफा करें। तो मैंने खुद देखा कि गाड़ियों से उतर के पैंट कमीज में लोगों ने झाड़ू उठा के, भले वो सिंबॉलिकली हो, लेकिन उन्होंने झाड़ू लगाई लोगों ने। तो उससे लगता था कि देखें वो आदमी बदल सकता था सब कुछ। लेकिन देखें बाद में क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला कि कराची में टर्माइल हुआ, कराची में इतना फसाद हुआ, कराची में झगड़े हुए। और जबकि उनका जो आप कह रहे हैं पॉजिटिव आप जिससे भी पूछेंगे वो ये आपको बताएगा अल्ताफ़ साहब का कि अल्ताफ़ हुसैन ने ये किया। अल्ताफ़ हुसैन बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जाहिर है कि वो जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। इस वक्त कराची में उर्दू स्पीकिंग्स के लिए आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात है? क्या अब भी जो मौजूदा MQM है कराची के उर्दू स्पीकिंग उनके साथ हैं, या आपको लगता है कि अब उनकी सियासी वाबस्तगी जो है वो किसी और जमात के साथ है? देखिए कराची में जो वोट पड़ा पिछले दफ़ा भी और इस दफ़ा भी, वो ज़्यादातर लोग जो इस सदी में पैदा हुए, ख़ास तौर पे इस सदी में जो पैदा हुए हैं बच्चे, नौजवान, वो ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इमरान खान को, PTI को। ये बिल्कुल तयशुदा बात है, ये कोई ऐसी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ या कोई और नहीं कह रहा। उसमें मेजॉरिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि सब, आप महाजर उर्दू स्पीकिंग्स की बात कर रहे हैं? जी उर्दू स्पीकिंग्स की बात कर रहा हूँ कि वो करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार ये आदमी निस्बतन ठीक है, इसको वोट देना चाहिए। तो इन्होंने वोट दिया और 2 दफ़ा हमने देखा भी कि वोट उनको दिया गया। रिजल्ट जो भी निकला उसको छोड़ें। तो लेकिन अफसोस ये होता है कि इमरान खान साहब ने जो बड़े बलंद बांग दावे करते थे कि मैं कराची में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उन्होंने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा कुछ भी नहीं किया। अगर आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए कहते हैं कि उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो वो कर सकते थे, चलो फिर उन्होंने वो डिफरेंट बात थी। हाँ, इमरान खान ने, चलें आपकी बात मान लेते हैं कि कराची के लिए कुछ नहीं किया, मगर इस बार जो वोट पड़ा है, अभी जो है 8 फरवरी को जो वोटिंग हुई है, उसमें आपके ख्याल में महाजर कौम ने किसको वोट दिया है? ज़ाहिर है उसमें वोट का नतीजा क्या निकला वो एक अलग बात है, हाँ। वोट की बात करें, आप वोट किसको दिया आपके ख्याल? वोट मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेजॉरिटी जो थी PTI को। वो PTI को दी। तो सर अगर इमरान खान ने कुछ नहीं किया तो फिर दोबारा वोट क्यों दे रही है महाजर? हाँ। महाजर तो मतलब बहुत समझदार कौम है। और नहीं सर, हाँ, देखिए लोगों के पास इस वक्त ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनमें से अगर यही सूरत हाल रही, मतलब हो सकता है मैं गलती पर हूँ बिल्कुल भी, तो कोई फिर एक आवाज़ उठेगी जो जेन्युइनली उठे और वो उठा के इन लोगों को फिर एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, किनको, उर्दू स्पीकिंग्स को, और वो कहे कि नहीं ये आपके साथ ज़्यादती हुई। लोग इनसे तवक्को रख रहे थे बहुत, लेकिन अभी भी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने फिर भी वोट उनको डाला जाके। लेकिन जो भी नतीजा निकला वो एक उसका अलग है। लेकिन ये है कि आप जो कह रहे हैं कि वो क्यों बददिल हो गए, क्यों नहीं बददिल हुए, वो मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम होंगे। आप जैसे इमरान खान का देखें ना, बाज़ चीज़ें क्या होती हैं, बाज़ चीज़ें किसी की फेवर में उसकी मकबूलियत जो होती है वो उसके कारनामे होते हैं, कारनामे देखे जाते हैं ना लोगों के। जो कारनामे नहीं होते हैं तो उसके मुखालफिन का जो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। इमरान खान को देखिए, इमरान खान जब आखिर में जब वो गए हैं छोड़ के 2022 में, तो उस वक्त वो बिल्कुल ढलान पे लड़क रहे थे, उनकी शोहरत बिल्कुल नीचे थी, मकबूलियत नीचे थी। लेकिन वो जैसे ही वो उनको इक़्तिदार से हटाया गया, वो वापस रिटेन कर गए। और फिर बाज़ चीज़ें उनके मुखालफिन की तरफ से जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसने उनको आहिस्ता उनके अंदर हवा भरनी शुरू कर दी। अब लोग उनके मुतालिक उनका इमेज
लोग समझते हैं कि शायद वो आएंगे तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, या 2 सूरतें थी कि जो लोग अब हुकूमत कर रहे हैं इस वक़्त, वो लोग कुछ ऐसे काम कर गुज़रते कि लोग कहते हैं नहीं यार विज़िबल है। देखिए महँगाई कहाँ पहुँचा दी है। उसकी वजह कुछ भी हो, वो आप रीज़न्स देते रहें कि जनाब इन्फ्लेशन हो गया, दुनिया में पेट्रोल महँगा हो गया तो हमें ज़्यादा वो आप उसके सैकड़ों चीज़ें इकोनॉमिकल आप पेश करते रहें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि महाजर कौम इस वक्त एमक्यूएम जो मौजूदा एमक्यूएम है इसकी बजाय अब पीटीआई की तरफ देख रही है क्योंकि वोट उनको दिए उन्होंने। हाँ, अब इस 2000 ये वाला इलेक्शन था, इसमें ज़्यादा वोट को मिले, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं। 2018 में इसी तरह से पंजाब में और जो उनको मेजॉरिटी मिल गई थी इमरान खान को 2018 में, वो नहीं मिल पाती। वो रिजल्ट नहीं था जो लोगों ने वोट डाला था। तो आपके ख्याल में एमक्यूएम से जो महाजर कौम के नौजवान हैं वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं इस वजह से कि उनके लिए कुछ किया नहीं गया। देखिए ना, मुझे बताएं, आप बताएं कि उनके लिए जब भी उनसे बात होती है, उनसे कहते हैं भाई ये लोग कुछ करेंगे, इनको इतनी मौका मिल गया। वो कहते हैं क्या करेंगे, बताएं ना क्या किया इन्होंने और क्या नहीं किया। अभी इस वक्त क्या हो रहा है? आपको कोई मुलाजमतों में कोई चीज़ मिल रही है, कोई और कहीं फैसिलिटी मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। तो वहीं पर हैं, वही एमए पास जो है बाइकिया चला रहे हैं, एमए पास। एमक्यूएम पाकिस्तान को मौजूदा मतनाज़ा जो एक मैंडेट मिला है जिसके बाद वो उन्होंने हुकूमत ज्वाइन की और वो असम्बलियों में है, आपको लगता है कि ये ज्वाइन करने के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी मकबूलियत में इजाफा किया? नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान की मकबूलियत ऐसे मैंने आपको बताया ना कि एमक्यूएम अब उस तरह की एमक्यूएम नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं है उसकी। मेरा तो किसके साथ कनेक्टिविटी है फिर? पाकिस्तान की सियासत में जो कमज़ोर पड़ जाते हैं, अपनी पोजीशन को वीक पड़ जाते हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी उन लोगों से होती है जो ताकत में हैं, जो वाक़तन एस्टेब्लिशमेंट की बात। एस्टेब्लिशमेंट, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते हैं। और ये पाकिस्तान की पूरी सियासत का पूरा शुरू से आज तक का है ये कि एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिए बगैर, वो एक हकीकत भी है एस्टेब्लिशमेंट की ताकत और एस्टेब्लिशमेंट का किरदार। वो कहें जो भी कहते हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये ज़रूर है कि अब भी देख लें जो मैन्यूवरिंग करते हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो कहीं ना किसी तो होती है ना कि वोट क्योंकि अब गुलशन इकबाल में जिस इलाके में हम रहते हैं, फिर हम तो पूरे कराची में घूमते रहे उस दिन, लेकिन वो रिजल्ट वो नहीं था जो नज़र आ रहा था पोलिंग स्टेशन। तो क्या उस दिन की वोटिंग के बाद से महाजर कौम का नौजवान मायूस हुआ है? जाहिर है कि लोग कहेंगे कि जो हमने वोट दिया था, फिर वो कहेगा वो इलेक्शन पे उसका एतबार उड़ जाता है। वो कहता है यार जो हम वोट जिसको दे रहे हैं वो तो नहीं आएगा, वो तो जो बनेगा रिजल्ट वही होगा। तो फिर वो बेकार बातें, उसके लिए भले आप वजाहत करते रहे। मैंने आपको एक ज़बान में एक जुमले में मैं बता रहा हूँ कि बात यह है कि ना तो हमारी असल में हमारा जो अलमिया है वो ये है कि ना हम सच बोलते हैं, ना सच सुनते हैं, ना सच कबूल करते हैं, और ये चीज़ तो हमें हज़म ही नहीं होती। तो हम सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, हर कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करता है यहाँ पाकिस्तान में। यही हमारा अलमिया है मेरा ख्याल, इसीलिए हम लोग पिस गए। और कोई बात भी नेक नियति से, वरना तो देखिए ना, वरना इस वक्त भी सूरत हाल ये जो बनी हुई है पाकिस्तान में सियासत की, उसमें यही है कि ये सारे लोग बैठे हैं, उनको भी बुलाएं, इमरान खान को भी बैठाएं, उसमें नवाज शरीफ साहब भी बैठे हैं, जरदारी साहब भी बैठे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे और कोर्ट अदालत भी बैठे। पाकिस्तान का सवाल है ना कोई फार्मूला बना लेंगे, इस पे चलेंगे यार, अब इस पे नया रास्ता ये है, इस पे चलेंगे तो काम बनेगा। ये नहीं कहेंगे नहीं जी हम तो इनसे बात नहीं करते, वो अपने उधर मुंह सुजाए बैठे हुए हैं इमरान खान, वो उधर अपना मुंह बनाए बैठे हैं, वो उनको बुरा भला कह रहे हैं, वो उसको और वो सोशल मीडिया ने एक अजीब तमाशा लगाया हुआ है, तो जिसकी वजह से मैस क्रिएट हो रहा है, लोग जहनी तौर पर क्लबशार का शिकार हैं। लोग कहते हैं यार ये क्या है, इसलिए मायूसी है चारों तरफ। तो महाजर कौम की ये मायूसी कैसे ख़त्म होगी? जो नौजवान मायूस है, देखिए उनकी महाजरों की तो देखें ये वो मुल्क है सोहेल भाई जहाँ पर अपना हक आपको बैठे बिठाए तो मिलता नहीं है, लेना पड़ता है। जब हमने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन पावर में थे तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें की भी, मगर वो बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाए सियासी मफादात की वजह से। मगर देखें पावर में आए तो उन्होंने की ना। तो जब तक आप मतलब अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं तो ये वो मुल्क नहीं है कि आपको बैठे बिठाए हक मिले। तो अब आपको महाजर कौम या उसका कोई रहनुमा लड़ता हुआ नज़र आ रहा है अवाम के हकूक़ के लिए? देखिए नहीं आ रहा,
मुझे इस वक्त तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैं ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि इसी उसमें या तो इसी उसमें कोई नया एक कोई बंदा उभरे जो इनको लीड करे और फिर वो इस्तेमाल करे, वो निस्बतन बेहतर वो रिजल्ट दे जो पहले वाले लोगों ने दिए, जिन पर लोगों ने भरोसा किया, एतमाद किया, वो इन लोगों में से मतलब अब वो किस तरह होगा, जब तक लीडरशिप नहीं होती उस वक्त तक बात बनती नहीं। आपकी बात ठीक है कि और ये भी होता है कि इक़्तिदार लेना पड़ता है। इक़्तिदार जब आपको मिलता है तो आप कुछ करने की पोजीशन में होते हैं, वरना तो आप देख लें कि जिनके पास इक़्तिदार नहीं है वो बेचारे रुल ही रहे हैं। तो इक़्तिदार तो है इस वक्त एमक्यूएम के पास। हाँ, इक़्तिदार है, लेकिन एमक्यूएम कुछ नहीं करने की पोजीशन में है ना। एमक्यूएम तो कुछ भी नहीं कर पा रही ना। कराची में बताएं कोई कराची का इस वक्त जो हाल है, आपने कभी कराची में देखें तो कराची का हाल है कि कराची खंडर बना हुआ है। कराची का कोई सड़क एक बता दें कि ये सलामत सड़क है, शायद सारे फैसले हो तो हो सलामत कुछ एरिया इसका, वरना बाकी तो सब बराबर हो गया है। कराची में ड्रेनेज का निज़ाम, कराची में पानी का निज़ाम, कराची में वाटर टैंकर्स वालों का आप देखें माफिया। यहाँ तो ऐसा लगता है कराची में क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही है, लेकिन कराची में ख़ास तौर पे ऐसा लगता है कि माफियाज ज़्यादा तगड़े हैं। तो सुहेल भाई ये फिर पीपल्स पार्टी कर क्या रही है? चलें अगर हम महाजर सियासत की बात कर रहे हैं, अगर वो इस वजह से कराची को बैकवर्ड रखना चाह रही है क्योंकि यहाँ पे महाजर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उन्होंने सक्खर लाड़काना को कौन सा कोई बना दिया? सक्खर लाड़काना का भी यही हाल है, तो पीपल्स पार्टी अब इस पे अगली दफ़ा आप ये करेंगे कि ये जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं, तरक्याती फंड्स, आप इस पे ज़रूर मैं आपको बजट पहले ये तो बताएं पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? हाँ, पीपल्स वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो आप जब देखेंगे ना कि एलोकेशन ऑफ फंड्स और तरक्याती जो फंड आ रहे हैं उसके अंदर आप ये देखिए कि वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनको जमा कर लिया जाए कि जो खर्च हुआ इंटीरियर सिंध में और कराची में जो हैं, वो इंटीरियर सिंध के इतने ज़्यादा थे कि वो लाड़काना पेरिस बन जाता। ये सच्ची बात है, लेकिन वो फंड गए कहाँ? वो फिर आप आ कहाँ जाए, गए वैसे? वो करप्शन में गए। अच्छा, जाहिर है वो करप्शन में गए होंगे, वो इस्तेमाल नहीं हुए वो पैसे जो भी। इतनी बड़े पैमाने पर जब करप्शन होती है तो होता क्या है? क्या मतलब उसी पार्टी के लोग उससे मुस्तफीद होते हैं या मुखालिफिन को भी कुछ दिया जाता है कि अपना मुंह बंद रखें? नहीं, मेरा ज़ाती मिल बांट के खाते पाकिस्तान की सियासत पे मिल बांट के ही खाया जाता है। सब मिल बांट के, जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं सब मिल बांट के ही खाते हैं भाई। यहाँ पर कौन खामोश बैठा रहेगा? अगर आप खाएंगे मैं खामोश बैठूंगा, मैं कहूँगा मुझे मेरा हिस्सा दो। तो यहाँ ऐसी सिलसिला है। बाज़ आपस में बहुत अच्छे हैं, बज़ाहिर आपको लगेगा कि बहुत अच्छे हैं आपस में, वैसे वो दोस्त होते हैं, लेकिन वहाँ पर आके बड़े एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो ये सारा कुछ है। और वो जो है पब्लिक का मतलब देखिए ना, टोटल आपको ये लगेगा कि लोग कौमें आगे बढ़ रही हैं, हम डिटीरिएट पीछे क्यों जा रहे हैं? कोई तो वजह है ना उसकी। ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ना। इसके मतलब आप कोई छोटा काम लेके चले जाएं किसी सरकारी इदारे में, बगैर रिश्वत के आप अगर करा दें, सिंध के तो मैं बिल्कुल शाहिद हूँ, कहीं करा दें कोई बगैर रिश्वत के मेरिट पे काम हो, कोई जनाब ये काम यूँ होगा, इस पे ये आपने फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, ये लें जो काम हो गया। सही नहीं हो सकता। सुहेल भाई, अभी MD कैट के रिजल्ट्स आए, इंटर मैट्रिक के भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि सिंध के जो रिज़ल्ट हैं वहाँ पर 80% तक तलबा तालबात जो हैं वो पास हो रहे हैं, और कराची के जो रिज़ल्ट्स हैं वो 20-25% है। तो ये क्या चीज़ है? क्या सिंध जो है वो पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया है, इंटीरियर सिंध, और कराची जो है बहुत पीछे रह गया? देखिए, ये तो इस तरह से आप इसको देख लें कि सबसे पहले ये शुरू से ही है। इंटीरियर सिंध में तो ज़्यादा, कराची में पहले कराची में कम था, अब कराची में भी है। नकलें बहुत आम हैं, लेकिन इंटीरियर सिंध में जो रिज़ल्ट MD कैट, वो वजह होती है प्रोफेशनल कॉलेज में। मैंने कहा ना कि हर तरीके से ये कि कराची में इसके मायने कि कराची के लोग तो बिल्कुल ही नालायक हैं। या क्यों गया ये? ज़्यादा लोगों की उनकी नुमाइंदगी हो जाए, पर्चे आउट हुए हैं, उसमें पैसे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने हैं। 5,500 रुपये तो ठीक है जो बैठे हैं, 24-25 हज़ार बच्चे बैठे। उसके बाद फिर जो पर्चे आउट हुए, फिर जनाब उसका रिज़ल्ट आया, फिर सिंध हाई कोर्ट में केस चला गया, इन लोगों ने कर दिया, कराची के नौजवानों ने, और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो ज़्यादती हो गई हमारे साथ, हमने तो। और वो लड़के जो बच्चा 80% मैट्रिक में ले रहा है,
वो इंटर के अंदर उसकी परसेंटेज जो 50% कैसे हो गई। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें। इसमें वही फिर वही बात आ जाती है कि ये सारी मैन्यूवरिंग हो रही है किसी तरीके से वहाँ की नुमाइंदगी को बढ़ाने की। अब उसके पीछे कौन लोग हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, ये तो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का काम है। मैं तो कहता हूँ ये बिलावल भुट्टो ने एक अच्छा इमेज बनाया हुआ है कि वो लोगों को ज़रा अच्छे लोगों को जमा करते हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाते हैं। तो उनको चाहिए ये कि वो इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र डालें कि ये हो क्या रहा है सिंध के अंदर। तो सोहेल भाई, ये जो भी हुआ है इसमें इसके ऊपर जाहिर सी बात है उर्दू स्पीकिंग्स को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो एमक्यूएम इस पर आवाज़ बुलंद कर रही है। जो भी है, जैसी भी उनकी नुमाइंदगी है, मगर वो इस वक्त महाजर कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो क्या लग रहा है आपको, उन्होंने कुछ किया है? नहीं, उनको जिस जिस शद्दोमत से करना चाहिए था वो तो नहीं किया उन्होंने ना, ठीक है ना। वो आखिर में नतीजा जो निकलेगा आप देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं होने का। वो दोबारा इलेक्शन वो इम्तिहानात हुए, उसके कंडक्ट हुए और उसके अंदर भी फिर वही काम किया गया। तो सोहेल भाई, क्या आपको ये नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी अपने लिए नफरत बढ़ा रही है महाजरों में, उर्दू स्पीकिंग्स में? पीपल्स पार्टी अपने लिए मुखालफत बढ़ा रही है, पीपल्स पार्टी मुखालफत बढ़ा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी को इसलिए पीपल्स पार्टी का मैटर नहीं करता कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनके पास जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बड़ी मजबूत है उनकी, और उसकी वजह से वो आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान है, देखिए सिंधी आम बच्चा सिंधी जो है, आप चले जाए ना किसी वक्त इंटीरियर सिंध में, तो वो तो बहुत ज़्यादा कस्म परसी का शिकार हुआ है। उसको हम क्यों इल्ज़ाम दें कि उसने ये किया। जो अशराफिया है वो कराची के डिफेंस में रह रही है और वोट उनको वहाँ से मिल जाता है, वो जीत जाते हैं, वो हुकूमत बना लेते हैं। अब उनको सोचना चाहिए कि ये सारे लोग, वो ख्वाह कराची के हों, ख्वाह लाड़काना के हों, ख्वाह दादू के हों, ख्वाह सक्खर के हों, कहीं के भी हों। सर भाई, अभी हमने रिसेंटली देखा कि गवर्नर सिंध साहब ने महाजर कल्चर डे मनाया, कामरान टसोरी साहब ने। तो आपको लगता है कि महाजरों की सही नुमाइंदगी वहाँ पर हुई है, सही रिप्रेजेंट किया उन्होंने? देखें, ये तो इस तरह की तदबीरें जो हैं ये तो किसी काम नहीं आएंगी। असल में देखना ये होता है कि किसी भी आपके एक्शन का या किसी भी अमल का उसका समरात क्या है। अभी तक उस तरह के जो वो चाह रहे हैं, अगर वो करना चाह रहे हैं तो उनको और बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये वाली चीज़ जो है इसमें तो ना आपने वो उस तरह से लोगों की पार्टिसिपेशन थी, ना आपने उस तरह के जैसे होता है कि आपने कोई रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उस तरह का कोई इफेक्ट नहीं मुझे नज़र आया। अच्छा, डिजिटल मीडिया पे उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है कि उन्होंने शॉल ली और साथ में शलवार कमीज पहनी भी है, तो उनकी ड्रेसिंग पे भी तनकीद हो रही है। क्या वो महाजर कौम की नुमाइंदगी नहीं है? देखिए वो तो एक चीज़ थी। एक ज़माने में मैंने अल्ताफ़ साहब से कहा, जब अल्ताफ़ साहब अपने प्राइम पे थे, मैंने कहा आपकी 2 बातें नहीं मानी महाजरों ने। वो कहने लगे भाई वो क्या? तो मैंने उनसे कहा कि एक महाजरों ने पजामा नहीं पहना और एक सवेरा नहीं पढ़ा। आपने कहा जंग का बाइकाट करो तो सवेरा पढ़ो। तो लोग कोई सवेरा अखबार था जिसे भाई पढ़ने के लिए? हाँ, भाई कहते थे। तो हाँ, तो मैंने कहा ये 2 बातें नहीं मानी, बाकी आपकी बहुत सारी बातें लोगों ने मानी, हम आंखें बंद करके मानी। तो ये जो है आप कह रहे हैं कि मैटर ड्रेस भी इतना नहीं करता कि अगर शलवार कुर्ता, एक तो ज़रूरी था कि अगर आपने वही एक लुक दिखाना था तो कर लेते तो ठीक था। लेकिन असल में ये है कि आपने करा क्या, उसके सम्राट क्या हैं। अगर उसके कुछ सम्राट निकलते हैं, लोगों यूनाइट होते हैं लोग, आपको इससे अच्छा तो आप कोई सेमिनार कर लेते हैं कि असल में क्या मसले मसाइल क्या हैं मुहाजिरों के, खुल के बात कर लेते हैं कि मसले मसाइल क्या हैं और हम उसके अंदर अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। ये जज्बा अच्छा है कि आप कुछ करना चाहते हैं। जब करना चाहते हैं और आप इस पोजीशन में भी हैं, और उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो तमाम जो क्वार्टर्स हैं पावर्स के और सारी चीज़ें सबके साथ उनके राब्ते हैं और अच्छे राब्ते हैं, तो वो कुछ चीज़ें अपनी मनवा भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं, अपना इमेज बिल्ड भी कर सकते हैं। उनके पास तो अल्लाह ने उनको तो मौका दिया कामरान टसोरी साहब को कि वो ये काम कर सकते हैं। इसमें और पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी, और चीज़ें होनी चाहिए थी, और कोई काम प्रोडक्टिव होना चाहिए था जो लोगों को नज़र आता कि तो ये जो कल्चर डे मनाया गया है, ये आपके ख्याल में बस गवर्नर हाउस में ही मनाया गया है? और जिस तरह से हम देखते हैं कि सिंधी कल्चर डे होता है तो अक्सर हमें सड़कों पे भी छोटी छोटी रैलियां नज़र आ जाती हैं। वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। हाँ, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड आपके ख्याल में ये इन्होंने इब्तिदा की है इसकी। नाकाम शो था? नहीं, तो ये नाकाम शो था आपके ख्याल में? नहीं, नाकाम शो आप नहीं कहेंगे, इस एतबार से नाकाम शो नहीं कहेंगे कि उन्होंने अपनी सी एफर्ट की लेकिन बेकार है वो आप उसको नाकाम कर दें।
लेकिन देखना ये होगा कि इसके बाद क्या वो चंद घंटों क्या एक ऐसे डिस्प्ले था जिसमें कुछ लोग जमा हुए और उन्होंने ये किया, और एक ये था कि कोई प्रोडक्टिव काम, कोई आप बैठ के ये सोचते कि क्या मसाइल क्या हैं और उसको हल करने के लिए कोई छोटा सा एक कदम उठाते, तो मेरा ख्याल वो ज़्यादा बेहतर होता। और ये जो आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अरसे से कर रहे हैं, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, ज़्यादा हुकूमत में हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से हैं, जभी तो ये इनका ये है कि ये एहसास महरूमी जो जागा है महाजरों के अंदर, जो जाग रहा है, उसकी वजह यह है कि वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं। महाजर कौम के लिए आगे बढ़ने का वे फॉरवर्ड बताएं कि क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि इसमें तो क्योंकि वो बनेगी नहीं कभी बात जब तक कि आपको एक मुखलिस लीडरशिप नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि इनको कोई ना कोई मुखलिस लीडरशिप जब मिलेगी तो इनका काम बनेगा, वरना ये भटकते रहेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये अब जिम्मेदारी है हुकूमत की। पीपल्स पार्टी 15-16 साल से हुकूमत कर रही है सिंध पे, उसको चाहिए कि वो इस वेव्स को, इन लहरों को, इन जज्बात को पहचाने, इन एहसासात को पहचाने, इनकी भी पहचाने, उनकी भी पहचाने। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके कौन से हालात अच्छे हैं। जो इंटीरियर सिंध के हैं वहाँ तो आप जाकर देखें ना, गुर्बत कितनी ज़्यादा है। कराची में तो फिर भी ऑप्शन है, कराची में तो रहीम यार खान पूरा कराची में आ गया है। वो इसी वजह से है ना, नौकरी मिल जाती है यहाँ पर। ख़वातीन बेचारी घरों में काम कर लेती हैं, मर्द कोई रिक्शा चला लेता है, कोई कुछ कर लेता है। इसी वजह से हो रहा है, इंटीरियर से भी लोग इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ नौकरी, यहाँ ऑप्शंस, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। मैं तो कहूँगा कि पीपल्स पार्टी जिसको हुकूमत मिली है, और मेरे ख्याल आगे भी वो हुकूमत करते रहेंगे, उनको चाहिए कि वो इंसाफ और उसका दामन थामें और वो देखें। बिलावल भुट्टो इस मामले में तो इंसाफ देने के मूड में है पीपल्स पार्टी, या लड़के ये सवाल बिलावल भुट्टो के सामने सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो फ्यूचर लीडर हैं पीपल्स पार्टी के। तो मतलब वो उन्होंने ही चलानी है आगे पीपल्स पार्टी को, तो वो सोचते हैं। और वो बेहतर, जैसे बेनज़ीर थी, वो बहुत चीज़ें सोचती थी इस तरह की जो हम बातें कर रहे हैं ना, वो इस तरह की बातें सोचती थी कि ये इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। मसला ये है कि अमली तौर पर वो रवैये आप अपनाएं ना जो आप कह रहे हैं, ये हमारा अलमिया है। और अच्छा, महाजिर ये आप सही कह रहे हैं, और मुझे अभी यही है कि महाजिर अभी भी अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।